आज हम इसके सेकेंड पार्ट में हम देखने जा रहे हैं, है ना, थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन का जो परमाणु मॉडल था वो किस प्रकार था, उसकी जो चर्चा की गई वो कैसे किससे तुलना की गई थी, है ना, उसमें क्या थे, उनके बारे में हम आज जानेंगे। तो उन्होंने क्या किया था, प्लम पुडिंग मॉडल के अनुसार, किसके अनुसार, प्लम पुडिंग मॉडल के अनुसार उन्होंने कहा कि जो परमाणु में जो धन आवेश होता है, क्या कि परमाणु में क्या होता है, धन आवेश होता है, वह बादल की तरह घिरे होते हैं। ठीक है ना। प्लम पुडिंग मॉडल के अनुसार उन्होंने कहा क्या कि परमाणु की जो धन आवेश होती है वह बादल की तरह घिरे होते हैं और जो ऋण आवेश पाया जाता है उसमें छोटे छोटे कण की भांति फैली होती है ना, छोटे छोटे कण की भांति पाई जाती है। ठीक है। और उसको एग्जाम्पल के तौर पर एक तरबूज का एग्जाम्पल दिया गया। उसमें जो एग्जाम्पल दिया गया था, एक तरबूज का एग्जाम्पल दिया गया था कि जिस प्रकार तरबूज को हम क्या करते हैं, काटते हैं ना, काटने के बाद देखिए उसमें क्या दिखाई देता है, हमको रेड कलर का एक एरिया दिखाई देता है ना। तो उस रेड कलर की पूरी एरिया को धनात्मक आवेश के नाम से रखा गया है और उसमें जो बीज पाए जाते हैं, काले काले बीज पाए जाते हैं, उस पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ये थॉमसन परमाणु मॉडल, है ना, थॉमसन परमाणु मॉडल। तो उन्होंने कहा कि जो लाल एरिया है वह धनात्मक आवेश है और जो बीज है वह काले काले जो बीच बीच में धसे हुए हैं क्या है, इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब ऋण आवेश, है ना। इस तरीके से हमने एक डायग्राम बनाया है, उसको आप देखिए, है ना। अब जब परमाणु क्या होता है, उस तरीके से जब उसको बनाया जाता है कि परमाणु का जो धन आवेश और ऋण आवेश अलग अलग होते हैं, तो परमाणु वैद्युत रूप से क्या होता है, उदासीन होता है। परमाणु विद्युत के रूप में अगर देखा जाए तो परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक है। अब देख लेते हैं अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग और रदरफोर्ड का जो परमाणुवाद है ना, परमाणु मॉडल है, उस परमाणुवाद को हम देख लेते हैं किस तरीके से इन्होंने परमाणुवाद की चर्चा की थी। ठीक है। तो अल्फा कणों का प्रकीर्णन, अल्फा कणों का बौछार किस पर किया गया था, तो रदरफोर्ड ने अपने जो स्टूडेंट्स है ना, अपने स्टूडेंट, अपने साथियों के साथ, गीगर और मार्सडेन, अपने साथियों के साथ यह एक प्रयोग किया, परमाणु को समझने के लिए एक प्रयोग किया गया, जिसमें उन्होंने एक सोने की जो एक महीन पन्नी को, है ना, महीन पन्नी को चुना। महीन पन्नी में क्या करने लगे, वे अल्फा कणों का तेजी से बौछार करने लगे। ठीक है। परमाणु की जो संरचना है, परमाणु को समझने के लिए उन्होंने क्या किया, सोने की एक महीन पन्नी को लिया और उस पर अल्फा कणों का बौछार किया। ठीक है। अल्फा कणों का बौछार किया गया, जिससे जो अल्फा कण होते हैं, अल्फा कणों के जो द्रव्यमान होता है वह हीलियम के द्रव्यमान के बराबर होता है। अल्फा कणों का जो द्रव्यमान होगा वह हीलियम के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो कुछ ऐसी परिस्थितियां आई उसमें कि उन्होंने देखा, जब प्रयोग करते समय उन्होंने देखा कि जो अल्फा कण थे क्या, कि स्वर्ण पत्र के आर पार हो जा रहे थे, है ना, क्या कि जो स्वर्ण पत्र के क्या आर पार हो जा रहे थे, उसे क्या भेदते हुए आगे निकल जा रहे थे सीधी रेखा में। ठीक है। तो इससे उन्होंने पता लगाया कि स्वर्ण पत्रों के बीच क्या थी, गैप थी, है ना। कहने का मतलब परमाणुओं के बीच में क्या होती है, गैप। तो क्या थी, एक गैप, खाली स्थान बन रहा था, इसलिए वे क्या हो रहे थे, सीधी तरीके से निकल जा रहे थे। अब दूसरी कहता है कि कम विक्षेपित और धनावेशित भाग जगह घेरती है ना। कम क्या, विक्षेपित अर्थात हल्की सी विक्षेप होना, और क्या, जो धनावेशित भाग होता है, जो धनावेशित होता है वह स्थान को क्या कर लेता है, घेरता है। अगला देखिए कि इसमें ऐसी 20,000 कण क्या करते हैं, जिसमें से, है ना, 20,000 कणों में से लगभग एक कण ही स्वर्ण पत्र से टकराकर अपनी दिशा में वापस लौट आता है। 20,000 कणों में से लगभग एक कण स्वर्ण पत्र से टकराने के बाद वह क्या हो जाता है, वापस आ जाता है। और कई अल्फा ऐसे कण हैं जो क्या करते हैं, थोड़ी तो सीधी जाते हैं, सीधी जाने के बाद स्वर्ण पत्र से टकरा कर वे क्या हो जाते हैं, अपनी दिशा से विचलित हो जाते हैं। ठीक है। इस तरीके से इन्होंने
क्या कहा कि जो अल्फा कण के प्रकीर्णन का प्रयोग किया था, है ना। और परमाणु धनावेश व द्रव्यमान, है ना, परमाणु का जो धन आवेश होता है और द्रव्यमान होता है वह छोटी सी आयतन में क्या हो जाती है, समाहित होती है, मिली होती है। परमाणु का धन आवेश और द्रव्यमान दोनों मिलकर एक छोटी सी आयतन में स्थापित होते हैं, ठीक ना, जिसे उन्होंने क्या कहा, क्या नाम दिया, रदरफोर्ड ने नाभिक का नाम दिया, जिन्होंने उसका नाम नाभिक का नाम दिया। और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बिछे होते हैं, फैले होते हैं, है ना, चारों ओर इलेक्ट्रॉन से घिरा होता है। और इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करती है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का एक एक क्या होती है, परिक्रमा पथ होती है, अलग अलग परिक्रमा पथ होती है, जिसमें क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं, ठीक है। और इस पूरी प्रक्रिया को नाभिकीय मॉडल कहा जाता है, ठीक है। इस पूरी प्रक्रिया को नाभिकीय मॉडल के नाम में रदरफोर्ड ने क्या किया, प्रस्तुत किया। देख लेते हैं बोरबरी योजना और इलेक्ट्रॉन का जो वितरण किस प्रकार से होता है ना। बोरबरी योजना के तहत जो इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे होता है उसको दर्शाया गया है ना। तो बोरबरी योजना में क्या है, जो हमारे बोरबरी योजना में कौन है, देख लीजिए, इसकी जो संरचना किस प्रकार से बनी हुई है ना। तो इसको देखिए, तो जो ये कक्षाएं बनी हुई है, परमाणु का नाभिक है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों के लिए क्या है, कक्षा बनी हुई है, जिसमें नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं, परिक्रमण करते हैं, ठीक ना, अपने चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो उसका कई अलग अलग नाम है ना। जैसे आंतरिक जो भाग है उसका कक्षा का नाम क्या है, क है, के है, और उसके बाहरी जब क्या है, एल, उसके बाहरी एम, और उसके जस्ट बाहरी जो परिक्रमण जो चक्रण है वह क्या कहलाता है, एन कहलाता है। और सबसे बाहरी जो कक्षा होती है उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन या संयोजी कक्षा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो देखिए कि ये जो कक्षाओं में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का स्थान होता है ना। तो पहला जो स्थान होता है ना, के वाले जो कक्षा में किस प्रकार का स्थान होता है, उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है ना, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 होती है, जिसका सूत्र क्या है, 2n स्क्वायर, जिसमें जो n होता है ना, उसकी जो मान होता है कितना होता है, 1 होता है। n के मान कितने होते हैं, 1 होता है, ठीक है। n का मान जो कितना होता है, 1 होता है। अब देखिए दूसरा क्या कहता है कि सबसे बाहरी कक्षा में कितनी, सबसे बाहरी जो कक्षा होती है, उससे बाहरी जो कक्षा होती है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, है ना। सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 8 होगी, है ना। 8 इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाई जाएगी। परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन, है ना, परमाणु की कक्षा में क्या, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन से घिरा होता है। जो परमाणु होता है उसकी नाभिक इलेक्ट्रॉनों से घिरी होती है ना। जब तक परमाणु की कक्षा में तब तक इलेक्ट्रॉन घिरे रहता है, या तब तक उसमें पहले, है ना, कि परमाणु की कक्षा जो होगी, ठीक है ना, अंतिम कक्षा, तब तक उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश नहीं करेगा, तो जब तक कि उसके पहले जो कक्षा है वो पूरी तरीके से भर न जाए, है ना। जब तक नहीं भरेगी तब तक वह जो क्रिया होगी वह पूर्ण नहीं हो सकती, ठीक है, वह क्रिया पूर्ण नहीं हो सकती। अब कहता है कि अंतिम जो कक्षा की जो क्षमता है वह कितनी होती है, 8 है मान लिया जाए, तो उसमें 9वां इलेक्ट्रॉन जब प्रवेश करना चाहेगा, है ना, 9वां इलेक्ट्रॉन जब प्रवेश करना चाहेगा, ठीक है, 9वां इलेक्ट्रॉन जब प्रवेश करना चाहेगा तो उसमें से जब उसके पहले वाले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जब तक ना भरे तब तक वह 9वां इलेक्ट्रॉन प्रवेश नहीं कर सकता, ठीक है ना। अब अगला देख लीजिए, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं। परमाणु संख्या और द्रव्यमान क्या है उसका, तो देख लीजिए कि गोल्डस्टीन ने क्या का निर्माण किया था, क्या को बनाया था, कि केनॉल किरणों का प्रयोग, है ना, केनॉल किरण प्रस्तुत की थी। और उन्होंने एक और अपरमाणु के कण बनाया जिसका नाम है प्रोटॉन। प्रोटॉन में क्या थे, प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन की जो आवेश होती है ना, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की दोनों की जो आवेश होते हैं आपस में बराबर होते हैं, लेकिन एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। और उसी प्रकार जेम्स चैडविक ने दूसरा अपरमाणु
अपरमाणुक एक परमाणु की खोज की जिसका नाम था क्या, न्यूट्रॉन, और जो क्या था उसमें कोई किसी प्रकार का आवेश नहीं पाया जाता था। ठीक है ना, उसमें किसी प्रकार का आवेश नहीं पाया जाता है, जो क्या है अनावेशित था। वह हाइड्रोजन के नाभिक में न रहकर, है ना, सभी जितने तत्व हैं उनके नाभिकों में पाया जाता है। ठीक है, और परमाणु में उपस्थित कुल प्रोटॉन क्या कहलाती है, परमाणु में जो टोटल जो प्रोटॉन की उपस्थिति होती है उसको क्या कहा जाता है, परमाणु संख्या कहा जाता है। ठीक है ना, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो कुल संख्या होगी तो उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन कहा जाता है। यहाँ देखिए समझ जाएंगे कि परमाणु में अगर कुल प्रोटॉनों की जो संख्या है वह है तो उसे क्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं। और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अगर जो संख्या है वह क्या होती है, जितनी है तो उसे क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन कहा जाता है। अब चलिए हम देख लेते हैं कि समस्थानिक किया किसे कहते हैं, समभारिक किसे कहते हैं ना। तो समस्थानिक किसे कहते हैं, जिसमें परमाणु की जो संख्या होगी, है ना, परमाणु की जो संख्या होगी वह समान होगी, लेकिन उसकी जो परमाणु भार है, परमाणु द्रव्यमान है, वो अगर अलग हो जाती है या भिन्न भिन्न होती है तो उसे क्या कहा जाता है, समस्थानिक। इससे आप समझ सकते हैं जो स्थान है वह क्या होना चाहिए, सम, उसकी जो संख्या है वो क्या होगी, समान होगी। जैसे कार्बन की जो क्या होती है, परमाणु संख्या कितनी होगी, कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। ठीक है ना, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 6, लेकिन उसमें अलग अलग द्रव्यमान पाए जाते हैं। कितना, एक 12 और दूसरे का क्या 14। कार्बन का ही है ये, जिसकी परमाणु संख्या दोनों की क्या है, सेम है, इसकी 6 इसकी 6, लेकिन इसकी परमाणु जो द्रव्यमान है वह क्या है, एक की 12 एक की 14। जिसमें 12 है उसमें क्या है, जो न्यूट्रॉन पाए जाते हैं वे 6 पाए जाते हैं, जो 14 है उसमें 8 न्यूट्रॉन की संख्या पाई जाती है। ठीक है ना, कहने का मतलब जब परमाणु की संख्या समान हो और द्रव्यमान की संख्या क्या हो, भिन्न भिन्न हो, तो उसे समस्थानिक कहा जाता है। ठीक है, समभारिक, भार मीन्स वजन, है ना, तो अगर द्रव्यमान क्या हो उसका समान हो लेकिन उसकी जो परमाणु संख्या है वह क्या हो, अलग अलग हो, तो उसे क्या कहेंगे हम, समभारिक। एग्जांपल देखिए, यहाँ कार्बन की जो परमाणु संख्या वह 6 है और न्यूट्रॉन की परमाणु संख्या 7 है। परमाणु संख्या अलग है लेकिन परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार क्या है, यहाँ सेम सेम है। ठीक है, ये जो है वो क्या है, हमारी समस्थानिक और समभारिक ये प्रक्रियाएं बहुत अच्छी तरीके से आप समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम क्या करेंगे, अगले चैप्टर का अध्ययन करेंगे।